हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरी तरीके से समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको इस चैप्टर को मात्र 5 मिनट में कवर करना है, बहुत जल्दी है, कहीं जा रहे हो तो टेंशन रखो, ऊपर आई बटन में एक वीडियो है, जाके उसको देख लेना। बट उससे पहले अपनी कुर्सी की बिटी टाइट कर लो, क्योंकि चैप्टर बहुत काम का है। और कमाल की बात बताऊं, काफी सारी चीजें तो इस चैप्टर में से डिलीट हो चुकी हैं, यानी कि इस चैप्टर में मुश्किल पार्ट हट गया है, काफी आसान पार्ट रह गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर अब तक बालकों आप लोगों ने हमारी ये हेल्प बुक नहीं ली है तो क्या कर रहे हो? मतलब बिजनेस में भी परेशानी में आ रहे हो तो अपनी परेशानियों को खत्म करो और जाके इसको अभी के अभी ले लो। इसमें क्या क्या है, खैर वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर अगर फिर भी जानना है तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो लगा दूंगा, जाके देख लेना। बट 100 बात की एक बात, हर परेशानी का समाधान है ये। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर की। जिनके पास हेल्प बुक है कृपया करके चैप्टर नंबर 10 को ओपन कर लीजिए, और जिनके पास नहीं है चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। देखो, दो टर्म है, फाइनेंशियल मीन पैसा और मार्केट मतलब बाजार, यानी एक ऐसा बाजार जिसके अंदर पैसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन। देखो, अब तक हम क्या समझते हैं भाई, सब्जी मंडी होती है जिसके अंदर सब्जी ली, पैसा आया, पैसा गया। ठीक है, कोई किराने की दुकान पे गए, या ऐसा कोई बाजार है जैसे अपना संडे बाजार मंडे बाजार होता है, उसमें क्या होता है, छोटा मोटा सामान खरीदा, पैसा आया। पर ये एक ऐसा बाजार है जिसमें पैसा ही पैसा होता है दोनों तरफ। आप पैसे दे रहे हो, बदले में शेयर ले रहे हो जिनकी कोई कीमत है, जिनको आप वापस बेच सकते हो। यानी कि एक ऐसा बाजार है जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, कोई ट्रेजरी बिल्स हो गए, ठीक है, कॉल मनी हो गया, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम खरीद और बेचते हैं ताकि उससे हम प्रॉफिट बना सके। ये एक लौता ऐसा बाजार है जहां पर आता है व्यक्ति प्रॉफिट बनाने को, खरीदने और बेचने से। मतलब मैं सामान खरीद रहा हूं ताकि भविष्य में उसको महंगी रेट पे बेचूं, उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं शेयर को क्या इस्तेमाल करूंगा, मैं उसको खरीद इसलिए रहा हूं ताकि या तो महंगी रेट पे बेचूं या उससे लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा डिविडेंड कमाऊं। ठीक है, सो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके से लिंक है बिटवीन सेवर एंड बोरोवर। सेवर मतलब हम लोग जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और बोरोवर मतलब कंपनी जिनके पास पैसे की बहुत कमी है। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो? अरे देख, बहुत आसान है यार, हमारे पास पैसे ज्यादा है तभी तो हम पैसा सेव करने की सोचते हैं। कंपनियों के पास पैसा कम होता है तभी तो वो पैसा उधार में लेती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट की टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि सेवर यानी हम लोगों से पैसा लेकर ये फाइनेंशियल मार्केट किनको दे देता है, जिन लोगों को उनकी जरूरत है। यहां आता है आपका एफएम यानी फाइनेंशियल मार्केट। दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल फ्रॉम सरप्लस यूनिट। सरप्लस मतलब हम, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, और ले जाके किसको देता है? विच हैव एक्सीड मनी टू डेफिसिट यूनिट, यानी फर्म जिनको पैसे की जरूरत है। अब देखो यार, रियल वर्ल्ड में तो हम क्या समझते हैं कि यार फर्म के पास बहुत ज्यादा पैसा है, हमारे पास बहुत कम पैसा है। बट फाइनेंशियल मार्केट क्या कहता है? फर्म के पास ज्यादा पैसा नहीं है क्योंकि उसके प्लान उन पैसों से बड़े हैं। हमारे पास ज्यादा पैसा है क्योंकि हमारे प्लान हमारे पैसों से छोटे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? हमारे पास से पैसा उठाकर लेकिन को दे देता है जिनको उसकी जरूरत है। अब ये काम कैसे किए जा सकते हैं? देखो, ये काम करने के दो तरीके हैं। या तो आप बैंक के थ्रू ये काम कर लो, यानी कि आपने पैसा बैंक में जमा कराया और वहां से फाइनेंशियल मार्केट वाली व्यक्ति ने या किसी कंपनी ने जो है लोन ले लिया। एक तरीका तो सबसे सादा तरीका, सच्चा तरीका। पर क्या होता है, जब भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना बैंक से जाके लोन लेती है तो कुछ रखवाना पड़ेगा। भाई 100 करोड़ का लोन ले तो प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ेगी। तो यार ये थोड़ा सा ना मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो उसको सुधारने के लिए कंपनी क्या करती है, एक ऐसी जगह से पैसा लेती है जिसके बदले में उन्हें कोई भी एसेट नहीं रखवाना है। मतलब 1000 करोड़ रुपए ले लिए, बदले में कोई बिल्डिंग गिरवी नहीं रखी। गिरवी क्या रखे? कुछ भी नहीं। हमने बस अपने शेयर दिए हैं जिनके बदले में हम आपको प्रॉफिट वगैरह दे सकते हैं। पक्का नहीं है, देंगे, दे सकते हैं। ठीक है, तो आसान तरीका है कंपनीज के लिए इस फाइनेंशियल मार्केट में पैसा बनाना या पैसा यहां से लेके जाना। देखो, सिंपल भाषा में ये वो तरीका है जिससे हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज पब्लिक के हाथ से पैसा लेके अपने अपने प्रोजेक्ट्स में लगाती है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। दो शब्द यहां पे लिखे हुए हैं, क्रिएशन यानी बनता है, मतलब न्यू शेयर भी इसके अंदर बिक जाते हैं, नई कंपनी आती है तो वो भी यहां पर अपने शेयर बेच सकती है। और साथ साथ में एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। एक्सचेंज मतलब भाई मेरे पास टाटा के शेयर हैं, मुझे बेचने हैं, कोई और होगा जिसको टाटा के शेयर खरीदने होंगे, तो हम दोनों ने क्या करा? आपस में शेयर का एक्सचेंज करा।
ठीक है, मैंने बेचा, उसने खरीदा, कंपनी यहाँ बीच में नहीं आई। तो ये वाला काम भी शेयर बाजार में हो सकता है, ये वाला काम भी हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट में। किस चीज को लेकर? फाइनेंशियल एसेट, यानी पैसे से रिलेटेड एसेट। कौन कौन से होते हैं सर? शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, सब आपने जो पढ़े हुए ना वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। हम डिटेल के अंदर इसको और देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा होता है। अब देखो एक चीज समझ, जिस पैसे के बाजार की, जिस फाइनेंशियल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है जिसको हम जानते हैं ना भाई शेयर बाजार, वो सिर्फ उतना नहीं है। शेयर बाजार तो इस पूरे फाइनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये मान लो ये है आपका फाइनेंशियल मार्केट, इसका एक छोटा सा हिस्सा है आपका शेयर मार्केट। इसके अंदर और भी सारी चीजें आती हैं, ठीक है, बट लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें एक जैसी हैं। यानी कि जैसे आप शेयर बाजार को सोच रहे हो वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट को सोच के आप करो, आपको बढ़िया सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये फाइनेंशियल मार्केट काम क्या करता है। तो सबसे पहला काम जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट करता है वो है मोबिलाइजिंग द सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। अब आप बोलोगे सर आपने तो पूरा लिखा लिखाया दे दिया है। तो कहानी देखो बड़ी सिंपल है, मैंने मेरे सारथी बैच में भी यही समझाया है कि अगर आपको पेपर में आ जाए फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट तो आपको सेम टू सेम लिखने हैं। मैं कभी भी नहीं बोलता हूं ये फीचर्स हुए, इंपॉर्टेंस हुए, ये सब अपनी लैंग्वेज में आप हेडिंग थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हो, बट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आपको वैसे ही लिखने हैं जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, वर्डिंग चेंज नहीं करनी है बिल्कुल भी, मतलब भले ही सेम रहेगा, वर्डिंग बदल दो नहीं, मतलब भी वही, वर्डिंग भी वही रखनी है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा इश्यू है, फाइनेंशियल मार्केट, पैसे के बाजार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखते चलो क्या है। तो पहला काम जो ये करती है वो है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग। सिंपल भाषा में आप ये मान लो मैं हूं, ठीक है, नाम है मेरा GAURAV, ठीक है, और मेरे पास पड़ा है पैसा। क्या पड़ा है? पैसा, जिसको मैंने क्या करा? सेव करा। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? मेरे इस पैसे को मोबिलाइज कर रहे हैं, मोबिलाइज मतलब उठा के ले जाता है, एंड चैनलाइज, और एक ऐसी जगह लगा देता है जहां से इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो। जैसे भाई मेरे बैंक में पैसे फालतू पड़े हुए, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए फालतू पड़े हुए, तो अब ये 5 लाख रुपए अगर बैंक में रहेंगे तो वहीं पड़े रहेंगे, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा उसका। पर अगर ये 5 लाख रुपए उठा के मैंने SIP में डाल दी, किसी शेयर्स में डाल दी, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्तियों को पैसा मिलेगा जो उस पैसे से कुछ कर सके। यानी सिंपल भाषा में बोले तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये मत बोलना सर इको कहां से आ गया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ये पैसा घूमने लग जाएगा, क्योंकि आपने अपना पैसा उठाकर उन फाइनेंशियल मार्केट में डाल दिया है जहां से उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो पाए। तो इसने क्या करा? आपके सेविंग को मोबिलाइज करा, उठाया और उसको चैनलाइज करा, मतलब ऐसी जगह लगाया जहां से उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, सबसे बेहतर यूटिलाइजेशन हो पाए। सबको समझ में आ गया? चलिए सेकंड काम है प्राइस डिस्कवरी करना। अब प्राइस डिस्कवरी क्या होता है? देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, आपको याद आ जाएगा बहुत अच्छा। अपन ने ना क्लास 11th माइक्रो के अंदर आखिरी चैप्टर में कुछ ऐसा डायग्राम बनाया, जहां हमने कहा था ये डिमांड है, ये क्या है? सप्लाई है। ये दोनों जहां मिलते हैं ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। ये सबको याद है? जब हमने ये क्रिएट किया था तो हमने क्या कहा था? जहां पर डिमांड और सप्लाई ये दोनों मिल जाएंगे वो होगा बाजार का इक्विलिब्रियम, और वहीं पे जो है प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड किया जाता है। वैसे ही शेयर मार्केट या वैसे ही आपके फाइनेंशियल मार्केट में भी होता है। प्राइस डिस्कवरी करने का मतलब है कितने प्राइस पे बेचना है और कितने प्राइस पे खरीदना है। ये फाइनेंशियल मार्केट में डिसाइड किया जाता है। कैसे डिसाइड होगा? मान लो मेरे पास टाटा के 1 लाख शेयर है, मान लेते हैं, तो है नहीं, मजा आ जाएगी, ठीक है, फिर सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे मेरा अपन। तो मान लेते हैं कि टाटा के मेरे पास 1 लाख शेयर है। अब मैं उन शेयरों को 940 रुपए का एक शेयर इस रेट पे बेचना चाहता हूं। ये मैंने सेलिंग लगा दी कि भाई मुझे इतने में बेचना है। अगर इस रेट पे कोई बायर मिलता है जो एग्जैक्टली 1 लाख शेयर खरीदना चाहता है, तो क्या होगा? हमारा ट्रांजैक्शन ओके हो जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मेरे शेयर बिक जाएंगे। तो यहां पर इस फाइनेंशियल मार्केट ने क्या करा? बायर और सेलर को एक सर्टेन प्राइस के ऊपर मिलाया है, जिससे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी, उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस डिफाइन किया जाता है। आप शेयर मार्केट को देखते होंगे तो आपने कभी सोचा है कि अगर मेरे को शेयर बेचने हैं तो खरीद कौन रहा है? कोई ना कोई तो खरीद रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई खरीदार उसका मिल रहा होगा तभी आप बेच सकते हो। अगर ग्राहक नहीं है ना खरीदने वाला तो आप बेच ही नहीं सकते शेयर को। शाम को 3:30 बजे बाद बेच के देखो,
नहीं बेच सकते आप शेयर को। क्यों? क्योंकि उस समय बाद शेयर मार्केट बंद हो जाता है, कोई भी ग्राहक नहीं है खरीदने के लिए। तो यहां पर जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या कर रहा है, बायर और सेलर को दोनों को एक जगह मिलाता है ताकि डिमांड और सप्लाई बराबर हो पाए और हम शेयर के प्राइस का पता लगा पाए कि कितने में बिक रहा है। जैसे पेन है, कितने में खरीदोगे? आप बोलोगे सर 30 रुपए, मैं बोलूंगा 20 रुपए, सर 30 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 30, मतलब उल्टा, आप 20 रुपए में 30 रुपए, मेरे को तो बेचना है। फिर अपन दोनों बीच में बोलेंगे वाह ठीक है चलो 25 पे बात की करते हैं। तो हमने क्या करा, डिमांड सप्लाई के हिसाब से मिडिल प्राइस रखा और बात खत्म हो गई। तो ये काम फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है, प्राइस डिस्कवरी कर रहा है किसकी, फाइनेंशियल एसेट्स की। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। सर लिक्विडिटी का मतलब क्या है, पानी, बिल्कुल सही बात, पानी मतलब कन्वर्जन इनटू कैश, कैश में कन्वर्ट करना। फाइनेंशियल मार्केट हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम जब चाहे तब पैसे में अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी वही एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख शेयर हैं टाटा के, टाटा मोटर्स के पकड़ लो, ठीक है, तो मुझे पैसे की अर्जेंटली जरूरत पड़ गई, तो फाइनेंशियल मार्केट मुझे ये फैसिलिटी देता है कि अभी मार्केट में जो रेट चल रही है उस रेट पे आप चाहे तो 1 लाख शेयर बेच सकते हैं और 1 या 2 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब बहुत इजीली मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। यह काम फाइनेंशियल मार्केट करके देता है। समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अब सोच के देखो, सोच के देखो, मतलब मेरे को शेयर बेचने, मैं ढूंढूंगा कैसे उस बंदे को जिसको शेयर खरीदने होंगे? मतलब कितना इम्प्रैक्टिकल सा हो जाएगा कि भाई मुझे, मैं लेके खड़ा हूं टाटा मोटर 1 लाख शेयर बेचने हैं, 940 में लेके खड़ा हूं, मैं थोड़ा ना खड़ा रहूंगा। ठीक है, पहले क्या होता था, ब्रोकर्स खड़े रहते थे, आपने देखा होगा सेम 1992, तो उसमें ब्रोकर्स खड़े रहते थे, भाई इस रेट पे लेना है, इस रेट पे देना है। अब उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है या कम कर दिया गया है और ये सारा काम डिजिटली हो चुका है। तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले जो 10% 15% तक की फीस लगती थी वो अब रिड्यूस होकर 10-20 रुपए पर ट्रांजेक्शन की फीस पे आ गया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट ने क्या किया है, हर ट्रांजेक्शन के होने के खर्चे को, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया बाय इंप्रोवाइजिंग द टेक्नोलॉजी एंड अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्निक्स। समझ में आ गया? तो ये फाइनेंशियल मार्केट का काम है। अब बात करते हैं सर, फाइनेंशियल मार्केट जो है ना वो कैसे होता है, क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसको इस बार समझते हैं। देखो, तो फाइनेंशियल मार्केट अगर अपन बोले तो वो 2 प्रकार के होते हैं। मैं यहां लिखता हूं फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप्स। एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल मार्केट। और जो कैपिटल मार्केट है ना, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट। सिंपल भाषा में बोले तो ये है तुम्हारा स्टॉक मार्केट। ठीक है, जिस स्टॉक मार्केट को हम जानते हैं वो स्टॉक मार्केट ये वाला है, जिसको आप सभी जान रहे हो ना, वो यही वाला होता है, बाकी सब नहीं होता। ठीक है, पर थोड़ा सा क्लियर समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, पैसे का बाजार, 2 प्रकार का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। देखो, ये एक ऐसा बाजार है जहां पर पैसे की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है। किन की? बड़ी बड़ी कंपनीज की। और पैसा कहां से लिया जाता है? लोगों के थ्रू, बैंकों के थ्रू या दूसरी कंपनीज के थ्रू। ठीक है, तो अब आपको पैसे की आवश्यकता कैसी है, इसके हिसाब से 2 प्रकार के डिवीजन है। एक है मनी मार्केट। जब भी कंपनीज को पैसा चाहिए होता है फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, कम समय के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट के थ्रू काम कर सकते हैं। व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। कम समय के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो यहां से आपको पैसा मिल जाएगा, उस बाजार में चले जाइए, वहां पे आपको पैसा मिल जाएगा। बेसिकली कंपनीज या बैंक्स इसका इस्तेमाल करती हैं फॉर फाइनेंसिंग देयर वर्क। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए शॉर्टेज हो जाती है पैसे की, भाई डीलर से पैसा आएगा पर 2-3 महीने बाद आएगा। तो उस समय में जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो स्टॉक मार्केट में नहीं जाते, पब्लिक से पैसा नहीं मांगते, वो क्या करते हैं, वो मनी मार्केट में जाते हैं और वहां से 1 साल के लिए, 2 महीने, 3 महीने के लिए पैसा बोरो कर लेते हैं। अब बोरो करेंगे तो बदले में कुछ ना कुछ तो होगा भाई। जैसे हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे, शेयर मार्केट में जाएंगे, खरीदेंगे शेयर तो हमारे पास शेयर आएंगे, पैसा जाएगा। शेयर बेच रहे हैं तो शेयर गए, पैसा है तो कुछ ना कुछ आएगा जाएगा। तो यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब जिनके थ्रू ये कार्य किया जाता है, वो होते हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स, कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स को गिरवी रख के लोन ले लिया गया। कॉल मनी, ठीक है, एक बैंक दूसरे बैंक के थ्रू पास चला गया कि भैया कुछ समय के लिए मुझे पैसा दे दे, तो उसने एक डॉक्यूमेंट बना कर दे दिया, मैं दे तो रहा हूं, ब्याज दे दियो और ये
प्रूफिंग के हिसाब से हमने दे दिया। कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर्स। अब देखो एक चीज समझना, ये जितने भी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इनका टाइम कितना होता है, अगर आपने एक ट्रेजरी बिल उधार रखवाया है तो बेसिकली कितने समय बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे, कमर्शियल बिल उधार रखवाया है तो कितने महीने तक आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो काम है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, सीबीएसई इस बात को जानता था, इसलिए सीबीएसई ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आपके कोर्स से डिलीट कर दिया है। जी हाँ, मनी मार्केट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट अब आपके कोर्स के अंदर नहीं है। तो बस आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, इनकी डिटेलिंग करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। एज पर द रीसेंट सिलेबस ये हट गया है। अगर भविष्य में कभी आएगा और आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो 2-4 साल बाद, तो ऊपर आई बटन पे मैं लगा दूंगा अगर आया है तो, ठीक है जी। भविष्य की सोच रहा हूं मैं भी। चलिए, तो ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में काम करता है। जब भी कंपनीज को या बैंक्स को 1 साल के कम समय के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो मनी मार्केट में आके उधार ले या दे देती हैं। सर देता कौन है उधार? अरे बाकी सब, एक ले रहा है तो दूसरा दे रहा है, यही चलता है। जैसे हमारे में क्या होता है, स्टॉक मार्केट आप खरीद रहे हो तो कोई और बेच रहा होगा, तो वैसे ही मनी मार्केट में भी काम चलता रहता है। ये कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, कोई प्लेस नहीं है जहां पे जाके आप काम करोगे। आप बेसिकली ये सारे इंस्टीट्यूशन और सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको एक सिस्टम बना रही होती हैं। जो कॉमन इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली यहाँ पे लोन लेते देते रहते हैं, वो जैसे आप देखो आरबीआई है, एसबीआई है, एलआईसी है, ये लोग ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि एसबीआई के जैसे बैंक है, इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, तो ये बोलेंगे वाह किसी को चाहिए, अच्छा इसको चाहिए इस कंपनी को, 15 दिन के लिए लो, चलो ले जाओ, 15 दिन बाद दे जाना थोड़ा ब्याज के साथ। तो ये वाला काम जो है आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी ये कंपनीज करती हैं। अब ये तो हो गया शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप यहां से पैसा ले सकते हैं। अब अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो आप आएंगे फिर कैपिटल मार्केट में, ठीक है, जहां पे आप शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर ये सारी चीजें इशू करते हैं और इसके बदले में पैसा लेते हैं। सो इट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, आपने शेयर, जैसे टाटा मोटर्स को पैसे चाहिए तो उसने नए शेयर इशू कर दिए, अब वो आपको पैसा कभी लौटाने नहीं वाली है, कभी भी नहीं लौटाएगी। वो बोलेगी हमने तो इशू कर दिया, आपके पास शेयर आ गए, आपको बेचने तो खरीदार ढूंढो और बेच लो, हमें कोई लेना देना उससे नहीं है। तो कंपनी को जब बहुत लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो वो इस बाजार के अंदर आती है, जहां वो पब्लिक से पैसा डिमांड करती है इन एक्सचेंज ऑफ शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर या कोई और तरीका, ठीक है। ऑल इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड फाइनेंस फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म, ठीक है। अब यहां पर उनको पैसा कौन देता है? भाई हम दे सकते हैं, बैंक दे सकता है, कोई और कंपनी दे सकती है, कोई और इंस्टीट्यूशन दे सकता है जिसका काम ही ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारा काम किया जा सकता है फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। तो ये कैपिटल मार्केट करता क्या है, मतलब ये शेयर बाजार जिसको हम जानते हैं ना, ये भाई कर क्या रहा है? तो देखो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली लिंक है बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। भाई मेरे पास पैसा है, मैं सेव कर रहा हूं, ठीक है, और उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, ये मैं कर सकता हूं कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट पे अपना पैसा लगा के, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम काम करते हैं, देखो वो कॉल वॉल ये कॉल पुट वाले ऑप्शन की बात नहीं करेंगे कि एक दिन में पैसा 4 गुना 10 गुना, ये सब बेवकूफी है, ठीक है। रियलिटी ये कह रही है कि ये जो है बाजार ये ऐसा है जिसमें आप लंबे समय के लिए पैसा डालते हो। जैसे आज हमने रिलायंस के शेयर खरीद के रखे थे, कब? 2019 से, आज क्या हो गया, 2025 हो गया, 25 क्या 24 हो गया, तो 4-5 साल मेरे को हो गए उस रिलायंस के साथ, और उसके शेयर्स के साथ साथ हमारी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, ये है कि आप कंपनी के साथ लंबे समय तक ग्रो कर रहे हो, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। इट यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आप किसके पास जाओगे? आप उस कंपनी के पास जाओगे, अंबानी जी जरा देना 200 शेयर, है ना, वो तो खोल के थोड़ी ना बेटे दुकान। तो यहां पर क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये मान लो कंपनी है, ठीक है, ये है हम पब्लिक। तो पब्लिक को कंपनी में पैसा लगाना है, कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए, तो बीच में एक व्यक्ति आता है, ठीक है, कई सारे व्यक्ति होते हैं बेसिकली, पर जिनको हम बेस जानते हैं या जिनसे हम ज्यादा इंट्रोडक्शन है हमारा, वो होते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर का मतलब बिचौलिया। वो क्या करते हैं, कंपनी से शेयर लेते हैं, उस शेयर को पब्लिक को दे देते हैं, पैसा इनसे लिया, इनको दे दिया, बीच में अपना कमीशन सेट हो गया। एक बार इनको पैसा मिला, ये गायब हो गए, चले जाते हैं, फिर ये लोग बोले ऑटो हो गया मेरा काम, ठीक है। एक बार इनको पैसा मिलेगा कंपनी को, कंपनी चली जाएगी, इस बाजार से गायब हो जाएगी, फिर यहां पे भी आ जाएगी पब्लिक। एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, बीच में एक ब्रोकर है जो इन दोनों को एक टेबल पे बिठा के, एक एप्लीकेशन पे बिठा के इनकी डीलिंग करा रहा है।
उसके बदले में ये क्या लेता है, दोनों से कुछ परसेंट कमीशन ले लेता है। सिंपल फंडा, ठीक है। तो ये क्या है, ये ब्रोकर्स का काम यहां पर होता है। अंडरराइटर कौन होते हैं सर? अंडरराइटर भी समझ लो बहुत आसान है। जैसे आपने अकाउंटेंसी में एक पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पढ़ा है ना? मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अगर एक कंपनी है उसने 100 करोड़ के शेयर डाले तो कम से कम 90% तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए। 90 करोड़ से कम सब्सक्राइब हुआ तो इशू ही नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। तो कंपनीज को डर लगता है कि भैया ऐसा हो गया तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। नाम ही सब कुछ होता है शेयर बाजार। तो यहां पर वो कंपनीज क्या करती है, कुछ लोगों को या कुछ इंस्टीट्यूशन को हायर करती है कि भैया आप बस दूर से बैठ के देखना, कोई दिक्कत नहीं, हमारे शेयर बिक रहे हैं, दूर से बैठ के देखो। 3 दिन तक हमारे शेयर बिकते हैं। जब भी कोई नई कंपनी आती है 3 दिन तक सबसे पहले उसका शेयर इशू होता है, 3 दिन के बाद बंद होता है, चेक किया जाता है कितने आए और उसके बाद आगे शेयर मार्केट में आ जाता है। तो क्या कंपनी क्या कहती है, भाई 2 दिन तक आप बैठो, तीसरे दिन भी अगर नहीं बिक पाते हैं तो हमारे बिहाफ पे आप खरीद लेना, हम आपको कमीशन दे देंगे। ये होते हैं अंडर राइटर्स, कि इन केस अगर हमारा लॉट जो है वो अंडर सब्सक्राइब हुआ, लोगों ने नहीं खरीदा है, तो ये अंडर राइटर बीच में आएंगे और ये 90% वाले टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ शेयर खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं अंडर राइटर, तो इनका भी कंपनी इस्तेमाल करती है। साथ साथ में ये डिटर्मिनेंट है कैपिटल फॉर्मेशन का। भाई सीधी सी बात है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, कंपनीज बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है, कैसे पॉसिबल है करना? वो तभी तो पॉसिबल है जब हम उनको पैसा देंगे। भाई पब्लिक का पैसा उनके पास जा रहा है, उस पैसे को वो इस्तेमाल कर रही है, फिर उससे प्रॉफिट आता है, थोड़ा पब्लिक को बटता है, थोड़ा उनके पास जाता है। तो ये क्या है, ये कैपिटल फॉर्मेशन ही तो हो रहा है, डेवलपमेंट ही तो हो रहा है देश का। तो यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि ये पैसा आपका जो छोटा छोटा पैसा है ये इकट्ठा होके देश के विकास में लग रहा है। अब समझो, क्योंकि ये बाजार पूरी तरीके से पैसे का है, ये तो आप भी मानते हो, भाई पैसा ही है जो ले रहे हैं। बाकियों में क्या होता है, अच्छा सामान देखा, अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है लेते नहीं लेते। पर ये इकलौता ऐसा बाजार है जहां पर अगर बात हुई है तो पैसे से ही शुरू होगा, पैसे की ही बात होगी। हाँ भाई शेयर लेने, पैसा दो, और शेयर लेने के बाद उसकी क्वालिटी तो ऊपर नीचे होती नहीं है, वो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो यहाँ पर मनी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो धोखाधड़ी हो सकती है। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि ये सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही कार्यरत है, जो कानून बनाए गए हैं उसके अंदर एक कैपिटल मार्केट काम करता है। आजकल तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में हर्षद मेहता के कृत्य के बाद इसको लीगल स्टेटस मिल गया कि भैया आप एक अलग ऑर्गेनाइजेशन हो, सेपरेट लीगल एंटिटी हो, आप स्टॉक मार्केट को ध्यान भी रखोगी और इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो उसके ऊपर जो भी आपको करना करो, ठीक है, बस आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ सब कुछ सही होना चाहिए। तो कैपिटल मार्केट इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऐसे ही कार्यरत होता है। समझ में आ गया? अब चलिए कैपिटल मार्केट को थोड़ा डीप में समझते हैं, इसमें समझते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखो भाई, सो कैपिटल मार्केट आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नहीं करा तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ध्यान से समझना, मतलब समझेंगे पहले अपन। प्राइमरी मार्केट का मतलब ये एक ऐसा बाजार है जो फ्रेश शेयरों के लिए है। किसके लिए है? फ्रेश शेयर्स के लिए है, या हम बोले तो न्यू शेयर के लिए है। अब समझो, मान लो मेरी कंपनी है ना, मैंने शुरू करी थी, बढ़िया चल रही है, अब मैं चाह रहा हूं कि इसको बाजार में लाऊं, शेयर मार्केट में रिलीज करूं। ठीक है, तो शेयर मार्केट में जब मैं कंपनी लेके आता हूं तो हो सकता है कि मेरी कंपनी फ्रॉड हो सकता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट ही ना हो। मैं ऐसे ही बाजार में कोई भी रेट लगा सकता हूँ क्या, कि ले भाई मैं 300 रुपए में शेयर बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और 300 रुपए रेट हो गई, खरीदना है खरीद लो, नहीं खरीदना भाड़ में जाओ। ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या करता है कि अगर आपकी कंपनी नई है या पहली बार शेयर इश्यू कर रहे हो तो आपके शेयरों का आप एक प्राइस सेट कर लो। मान लेते हैं वही 300 रुपए हमने सेट करा, ठीक है, 300 रुपए सेट करा। अब 3 दिन तक, 3 डेज, 3 दिन तक, जैसे मान लो मुझे चाहिए, मैं कंपनी हूं, मुझे चाहिए 100 करोड़, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3 दिन तक आईपीओ रिलीज करूंगा। क्या रिलीज करूंगा? आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है बेटा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी सिंपल भाषा में मैं बोलूंगा मेरी कंपनी है, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, 300 रुपए का एक शेयर है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, शेयर खरीद लो। समझो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोचो किसी ने खरीदा 300 का, वो हो गया 400 का, तो पब्लिक ओ कंपनी को तो मजा आ जाएंगे ना, बोले 100 करोड़ मांगे थे, ज्यादा मिल गए। ये तो गलत बात है, कंपनी को 100 चाहिए तो भाई तू 100 ही रख, ज्यादा नहीं मांग लेंगे तुझे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, 3 दिन तक एक आईपीओ रिलीज किया जाता है कंपनी का, जिसके अंदर क्या हो गया भाई तेरे को, कंपनी के शेयर का प्राइस फिक्स रहता है। आप चाहे तो कंपनी का शेयर खरीदे, चाहे तो ना खरीदे।
जैसे अपने उसमें रहा था ना शेयर कैपिटल के अंदर कि पब्लिक से पहले अप्लाई किया जाता है, पब्लिक पहले अप्लाई करती है, फिर उनको शेयर मिलते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है। ये 3 दिन तक पब्लिक को बोला जाएगा कि ये फलानी कंपनी है, इसको इतने पैसे चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं खरीदने में तो आप खरीद लो। तो लोग क्या होता है इसी रेट पे, सेम रेट पे शेयर को अप्लाई करते हैं कि ठीक है भाई हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, अब समझना ये 3 दिन तक शेयर के प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करे हैं। 3 दिन के बाद 1 दिन कंपनी लगाती है शॉर्ट करने को कि भाई मान लो कंपनी के पास कितने 3 लाख 4 लाख शेयर थे, 10 लाख का पैसा आ गया, तो यार अब सबका तो पैसा रखेगी नहीं कंपनी, तो कंपनी क्या बोलेगी भाई एक्स्ट्रा को रिटर्न कर देते हैं अपन। तो 1 दिन कंपनी इस पूरे प्रोसेस में लगाती है कि जितने भी एक्स्ट्रा हैं उनको पैसा वापस कर दो, जिनको शेयर देने हैं उनको एक मैसेज डाल दो कि भैया आपको शेयर अलॉट हो गया है। ठीक है, ये होने के बाद इन नेक्स्ट 2 डेज कंपनी जो है वो शेयर मार्केट में अपने शेयर निकाल देती। अब उसको पता है जिन लोगों ने यहां पर उसके शेयर खरीदे थे ना, वो बन जाते हैं उसके फर्स्ट शेयर होल्डर्स। क्या बन जाते हैं? फर्स्ट शेयर होल्डर, जिनके पास ये शेयर होते हैं। अब ये आपके ऊपर मतलब कंपनी के ऊपर है या डिमांड के ऊपर है कि 300 का शेयर कितने में ओपन हुआ है, हो सकता है 400 का हो गया, 500 का हो गया, और यहां से आफ्टर दिस डे इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगा, जैसे बाकी शेयर्स होते हैं वैसे ही फ्लक्चुएट होगा, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, बट जब कंपनी पहली बार शेयर लाती है तो 3 दिन तक उसका प्राइस फिक्स रहता है और आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अप्लाई करो, डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदोगे, आप अप्लाई करोगे कि भैया मुझे खरीदने हैं। कंपनी फिर 3 दिन बंद हो जाएंगे, फिर कंपनी चेक करेगी किसको शेयर देना है, किसको शेयर नहीं देना है। आपकी किस्मत अच्छी या बुरी है तो आपको शेयर मिल जाएगा एंड आफ्टर 2 डेज वो शेयर बाजार में आ जाएगा। ठीक है, अब वो महंगा है, सस्ता है, जो भी है, अब आपका है। तो ये जो पहला मार्केट है जिसमें 3 दिन तक कंपनी अपने शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं कर सकती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। सो इट इज अ मार्केट फॉर न्यू शेयर्स और फॉर न्यू कंपनी। नई कंपनी आई है तो वो पहले प्राइमरी मार्केट में शेयर डालती है, या फिर पुरानी कंपनी भी है और उसको नए शेयर रिलीज करने और शेयर रिलीज करने, तो प्रोसेस यही रहता है, उसको पहले आईपीओ रिलीज करना पड़ेगा और उसके बाद प्रोसेस होगा। अब ये जो पूरी कहानी है हमारी प्राइमरी मार्केट में, इसमें शेयर रिलीज करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो अपन ने देख लिया, पब्लिक को बोला खरीद लो। ऐसा भी हो सकता है कंपनी बोले यार क्यों पब्लिक को परेशान करूं, मेरे पुराने शेयर होल्डर को फोन लगाओ, उनको चाहिए उनको बोल दो, वो ले लेंगे, क्यों मैं पब्लिक में इतना रायता ढूंढूं। ठीक है, कुछ गिने चुने लोगों को भी दे सकते हैं। तो ये कई सारी पॉसिबिलिटीज होती है, पर वो भी अब आपके कोर्स में है नहीं, तो आपको वो नहीं पढ़नी। यानी मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन अंडर प्राइमरी मार्केट भी आपके कोर्स से पिछले साल डिलीट हो गया है, तो आपको वो पढ़ना नहीं है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। एक दो नाम और जानना चाहते हो आप, तो प्राइवेट प्लेसमेंट एक तरीका होता है, जैसे कुछ लोगों को दे दिए मैंने शेयर, गिने चुने लोगों को, ठीक है, और या फिर होता है राइट इशू। ठीक है, यानी कि पुराने शेयर होल्डरों को ही शेयर्स मैंने अलॉट कर दिए। तो ये कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है, बट वो अब आपके कोर्स में नहीं है, तो अभी आपको बस इतना समझना है कि प्राइमरी मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर नई कंपनी जब आती है या नए शेयर जब आते हैं तो वो इशू किए जाते हैं एक सर्टेन प्राइस पे, जो 2-4 दिन तक पब्लिक अप्लाई कर सकती है, और अगर उनको मिलते हैं तो आफ्टर देखो 3, 4, 5, 6 मतलब करीब 1 हफ्ते के बाद शेयर मार्केट में वो पैसे या वो शेयर आ जाते हैं। अब आप सर कैसे पता लगा सकते हो कि कैसे हमें पता लगेगा ये कहां पर है बाजार? तो देखो सिंपल, आपके पास अगर कोई ऐप हो, वैसे तो 18 साल के हो नहीं तुम, तो होना नहीं चाहिए। फर्ज कीजिए कि मैं मानता हूं कि मेरे पास एंजल ब्रोकिंग है, ठीक है, एंजल वन जो इनका नया ऐप है, या मेरे पास ग्रो है, कोई सा भी है ना? तो उसके अंदर जो पूरा शेयर बाजार चल रहा है ना, इसमें एक छोटा सा कॉलम बना होता है यहाँ अलग से, जिसके आगे लिखा होता है आईपीओ। क्या लिखा होता है? आईपीओ। जैसे ही आप इस कॉलम को खोलते हो, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई चैट विंडो खुल जाती है, जिसमें बताया जाता है कि भैया देखो ये कंपनी है, ये इतने रुपए पे शेयर मांग रही है, आप चाहो तो अप्लाई करो, चाहो तो नहीं करो। तो ये जो बटन दबाने के बाद खुलता है वो है आपका प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अब आपने 2-4 दिन लगा दिए, शेयर खरीद लिए, शेयर आपको मिल गए। तो 2 दिन बाद यहां पर जब उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएगी, तो वो जो बाजार होता है जहां पर हम लोग शेयर खरीदते या बेचते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मार्केट, या फिर सिंपल भाषा में स्टॉक मार्केट। एक ऐसा बाजार जहां पर शेयर्स फ्रीली खरीदे या बेचे जा रहे हैं। याद रखना, जब शेयर मार्केट के अंदर आप शेयर बेचते हो तो आप कंपनी को नहीं बेच रहे हो, आपके द्वारा बेचे गए शेयर का पैसा कंपनी को नहीं मिल रहा है बेटा, वो तो यहां जितने लेने थे उसने ले लिए। अब अगर आप बेच रहे हो तो कोई खरीदार है, कोई और पब्लिक व्यक्ति है जो उसको खरीदना चाहता है, तो ही वो बिकेगा। ठीक है, यानी सेकेंडरी मार्केट में जो भी शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, इसके अंदर पैसा कहां चलता है?
पब्लिक के बीच में आपस में इंटरचेंज होता रहता है। ठीक है, कोई कंपनी का मालिक है उसको बेचना है तो बात अलग है। अब ये जो शेयर बाजार है ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? व्हाई स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडियन इकोनॉमी? तो सबसे बड़ा रीजन है इसका कि ये इकोनॉमिक का बैरोमीटर है। जैसे बुखार नापने के लिए क्या आता है? थर्मोमीटर, जो बताता है कि भैया आपकी बुखार की इंटेंसिटी कितनी है, कितने गर्म हो आप और बुखार कितना तेज है। वैसे ही अगर इकोनॉमी यानी कि भारत देश की अर्थव्यवस्था को देखना है कि अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, तो आप कुछ मत करो, उसके पिछले 1 महीने का क्या कहते हैं एनएससी या बीएससी का कोई भी चार्ट खोल लो, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स या निफ्टी खोल लो। ये देख लो कि उसका शेयर बाजार कैसा चल रहा है। अगर उसका शेयर बाजार यूं जा रहा है तो मतलब कंपनी अच्छी कंपनी क्या बढ़िया चल रही है हमारी इकोनॉमी। अगर यूं 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 जा रहा है तो मतलब इकोनॉमी गिर रही है। यूं 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 जा रहा है तो भी इकोनॉमी बढ़ रही है। यूं चल रहा है तो मतलब इकोनॉमी स्टेगनेंट हो रही है। तो ये इकोनॉमी का बैरोमीटर है, यानी इकोनॉमी नापने का तरीका है। सबसे आसान तरीका होता है, कोई भी नाप सकता है, आप भी देख सकते हो। इट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। द राइज इन प्राइस, बूम साइकिल, अगर महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है तो बूम होगा, शेयर बाजार बढ़ रहा होगा। ठीक है, फॉल इन प्राइस, रिसेशन चल रहा है तो शेयर बाजार नीचे जा रहा होगा। सब कुछ आप इस एक चार्ट से पता लगा सकते हो। साथ साथ में सर प्राइसिंग और सिक्योरिटी करता है। देखो ये सारे जो फंक्शन या ये सारे जो फीचर्स है ना, ये सारे आपको वैसे ही दिखेंगे जैसे कि हमने यहां पर पढ़े थे या फिर यहां पर पढ़े थे, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट का ही हिस्सा है। तो वो फाइनेंशियल मार्केट जो कर रहा है वो सारे काम ये भाई भी कर रहा हो। ठीक है, प्राइसिंग और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का प्राइस करना। साहब मेरे पास शेयर है 940 में बेचना चाहता हूं, कोई है क्या, कोई है क्या, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो पड़े रहेंगे। ठीक है, तो प्राइसिंग डिसाइड करता है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, आज आप मैं या कोई भी हो जो शेयर मार्केट में डील कर रहा हो या शेयर मार्केट में खरीदने बेचने का काम करेगा, वो अब भारत देश में ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि ये ग्रो मेरे पैसे लेके भाग गया या एंजल वन मेरे पैसे लेके भाग गया या अब स्टॉक वाले मेरे पैसे लेके भाग गए। वो नहीं भाग रहे। हमें बस ये रहता है कि हमने खरीदा, शेयर के प्राइस कम ज्यादा हो सकते हैं। यानी कि हमें इतना तो भरोसा हो गया है अब इन बीच के ब्रोकर्स पे कि हमें पता है कि हमारा ट्रांजैक्शन सेफ है। तो ये भरोसा कैसे बदला, हुआ कैसे भरोसा? ये भरोसा हुआ सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट से। ये स्टॉक मार्केट अब ट्रांजैक्शन की सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, यानी कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। हाँ, बेशर्ते आप किसी एरे गेरे को ना पकड़ो। ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इससे बूस्ट होता है, तो इकोनॉमी को तो ग्रो होना पक्का है। नेक्स्ट है, ये स्प्रेड करता है इक्विटी कल्ट को। अब इक्विटी कल्ट क्या होता है? इक्विटी मतलब सिंपल भाषा में बोले तो इन्वेस्टमेंट कल्ट को, यानी कि आप कंपनीज में पैसा डाल रहे, कल्ट मतलब फॉलोइंग एक तरीके से कि हम इन्वेस्टमेंट करें, इसकी इच्छा बढ़ रही है। तो शेयर बाजार क्या कर रहा है? हमको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज कर रहा है। हमें एनकरेज कर रहा है कि कंपनीज में पैसा डालो, उनके इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाओ। आज सब लगा रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? ये इक्विटी कल्ट को प्रमोट करता है। साथ साथ में आपको अगर बेचने हैं शेयर तो बेच दो ना, कौन रोक रहा है? भाई मेरी इच्छा है बेचने, तो जो रेट बाजार में चल रही है अगर मैं उस रेट पे बेचना चाहता हूं तो मैं आराम से उसको बेच दूंगा, कोई मुझे रोकेगा नहीं। विद इन 2 डेज मेरे पास वो पैसा आ जाएगा। बेटर अलोकेशन ऑफ कैपिटल करता है। भाई देखो शेयर बाजार जो चल रहा है, शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल मतलब प्रॉफिट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, ग्रोथ कितनी है। तो आप उसी शेयर में पैसा डालोगे जिसका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अच्छा होगा। तो यानी कि हम ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं जहां अपॉर्चुनिटीज हैं। आप ऐसे शेयर में तो पैसा नहीं डालोगे जो भाई है ही नहीं, कुछ भी उसका ग्रोथ भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं। ऐसे में तो कोई भी नहीं डालेगा। हम वही डालेंगे जहां पर अपॉर्चुनिटीज दिख रही होंगी। तो शेयर मार्केट हमें वो बताता है कि कौन सी कंपनी में कितना फायदा हो रहा है, ताकि हम अच्छी जगह अपना पैसा लगा सकें। और साथ साथ में ये हैबिट क्रिएशन कर रहा है, सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की। आप देखते हैं ना, ऐड आते रहते हैं कि भाई अपने पैसे को इधर लगा दो, उधर लगा दो। कुछ तो यूट्यूब पे ब्रांड एम्बेसडर भी बैठे हैं। ठीक है, पैसा यूज मत करो, पैसे को लगाओ, इधर लगाओ, उधर लगाओ। आज लगाओ, 50 साल बाद ये हो जाएगा। अरे 50 साल बाद जिंदा तो रहेंगे, चल जिंदा भी रह लिए तो ये 50 साल जो गरीबी में जीते जिए, इनका क्या करेंगे अगले जन्म में, काम आएगा मेरे पैसा। तो ये क्या कर रहा है? इन शॉर्ट आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जागरूक कर रही है। अब देखो एक बड़ा सवाल आता है कि सर ये सब जो प्रोसेस है शेयर बाजार का, ये होता कैसे है? मतलब व्हाट इज द बेसिक ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक मार्केट? अब देखो ट्रेडिंग प्रोसीजर अगर आपको समझना है कि आज आप 18 साल के हो गए, पैन कार्ड बन गया आपका, आप बोलोगे साहब चलो आज से मैं शेयर खरीदेंगे। तो कैसे खरीदोगे शेयर? क्या उसका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है? चलिए उसको समझते हैं।
और देखते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक मार्केट। पर ट्रेडिंग प्रोसीजर समझने से पहले, पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर है, इसको समझने से पहले आपको शेयर मार्केट के कुछ बेसिक रूल्स समझने पड़ेंगे और ये आपके पेपर में जरूर आएंगे। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको बहुत काम लगेंगे और बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके। पहले उन टर्म्स को क्लियर कर लो ताकि हम जब शेयर मार्केट का पूरा प्रोसेस समझे तो आप उन टर्म्स में कभी भी कंफ्यूज ना हो कि वो क्या है। देखो, समझना कि मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, ठीक है, ये हो गया भाई 18 साल का और इसको लगा कि मुझे शेयर खरीदने हैं, तो ये ऐसे ही शेयर नहीं खरीद सकता है। हमारे देश में आप नॉर्मल अपने बैंक अकाउंट से शेयर नहीं खरीद सकते हो। यू कांट परचेज योर शेयर फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक और अकाउंट खुलाना पड़ता है जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। ये जितने भी आपके वो है ना, ब्रोकिंग फर्म, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, जितने भी आप एक्सपर्ट जानते हो, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपका एक खाता खुलवाते हैं जिसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट? सिंपल समझो, डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो शेयर खरीदने और शेयर बेचने के लिए यूज में आता है। अगर आपको शेयर खरीदना है तो आप पहले पैसा इसमें डालो, पैसा इसमें पड़ा रहेगा और इस पैसे से आप शेयर खरीद या बेच सकते हो। समझ में आ गया? अब जिन लोगों की मैंने अभी आपको बात करी, जैसे ग्रो, एंजन वन, ठीक है, अपस्टॉक, ठीक है, 5 पैसा, या जो भी XYZ जिसको भी आप जानते हो, ये सब कहलाते हैं डीपी, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो सेल्समैन। क्या बेच रहे हैं आपको? ये आपको डीमेट अकाउंट बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमारा डीमेट अकाउंट खरीद लो, यानी कि हमसे डीमेट अकाउंट खुलवा लो। जैसे एलआईसी में पॉलिसी वाले होते हैं ना, वैसे ही मान लो कि ये पॉलिसी वाले हैं। सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। ये क्या है? ये है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देखो ये लिखा होगा, इट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। अभी डिपॉजिटरी क्या है ये भी समझाता हूं, पहले समझो। ये एजेंट है। एन इन्वेस्टर कैन रीच द डीपी ओनली। जैसे मुझे अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो मैं कंपनी के पास नहीं जा सकता हूं, मुझे इनको ही पकड़ना पड़ेगा। इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा और वो मेरे बिहाफ पर एक डीमैट अकाउंट खोलेगा। तो सर कहां खोलेगा? कोई जगह तो होगी जहां खोलेगा। ये इनके पास पैसा रखना तो भैया है तो सारी प्राइवेट है, ये तो खा जाएंगे मेरे पैसे। तो क्या होता है, ये बीच के एजेंट है। आपने बोला डीमैट अकाउंट खोलना है पैन कार्ड की मदद से, तो बोले ठीक है हम खोल देते हैं। आपने अपनी डिटेल इनको दी, ये डिटेल लेके जाएंगे दो ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक होता है CDSL और एक होता है NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये क्या है? ये है डिपॉजिटरीज। ये क्या है? डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज का मतलब ये एक एपेक्स बॉडी है जो शेयर्स को लेकर के सारे काम करते हैं। ये मान लो इन एजेंटों का ये बैंक है, तो आप अगर डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हो तो इन शॉर्ट आप इसके अंदर अकाउंट खुलवा रहे हो, ठीक है। पर ये कोई अब पर्सनल आदमी तो है नहीं, ये तो पूरी की पूरी एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये खुद आपके पास नहीं आएंगे, इनके एजेंट रखे हुए जिनको बोलते हैं ये। तो आप इनके पास जाओगे, अकाउंट खुलवाओगे और ये यहां पर अकाउंट खोलेंगे। तो जब भी आप शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो यहां वाले अकाउंट में एंट्री होती है उसकी कि भाई इस पैन कार्ड होल्डर ने इतने शेयर खरीदे हैं, फिर वो शेयर इसके पास जाते हैं, फिर ये शेयर आपको देता है। ये एक प्रोसेस होता है। समझ में आया? तो ये होती है डिपॉजिटरीज, जहां पर आपके शेयर्स पैसा डिपॉजिट होता है। कौन सा? जो डीमेट अकाउंट के अंदर। क्लियर हो गया ना भाई? इससे आसान मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। तो हमारा जो राम है वो 18 साल का हो गया, उसको बैंक में बैंक अकाउंट है, उसको आप शेयर खरीदने, तो वो एक डीमेट अकाउंट खुलवाएगा इनमें से किसी एक को चूज करके, ठीक है। वो राम के बिहाफ पे इनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि ये फलाना पैन कार्ड होल्डर है, इसको शेयर का एक अकाउंट खोलना है, डीमेट अकाउंट खोल के दीजिए। वो जैसे ही खोल देता है वो इनको अप्रूवल देगा, वो इसको अप्रूवल देगा और काम शुरू हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। तो ये है शेयर मार्केट के कुछ बेसिक लोग, ठीक है। अब देखो, एक बार और रिपीट कर देते हैं। पहले देखते हैं डिपॉजिटरी, CDSL और NSDL। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक अ बैंक वेयर डिपॉजिटर इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट और विड्रॉ हिज सिक्योरिटी, जहां पर आप अपने शेयर्स रख सकते हो या फिर विड्रॉ कर सकते हो। और इनको आप खुलाओगे कैसे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू, ठीक है। चलो अब देखते हैं पूरा शेयर प्रोसीजर कैसे आपको खरीदना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत बेहतरीन। देखो भाई लोगों, हम वापस इसी एग्जांपल को लेते हैं और अब ट्रेडिंग प्रोसीजर समझते हैं। 18 साल का राम है, अभी अभी उसके बाद पैन कार्ड आया है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए वो चला गया, बैंक अकाउंट खोल लिया। अब उसको क्या करना है? अब उसको शेयर्स खरीदने और बेचने हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेगा? पहला काम जो होगा उसका वो है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। वो एक ब्रोकर सिलेक्ट करेगा। क्या करेगा? एक ब्रोकर सिलेक्ट करेगा। तो ब्रोकर कौन सा होगा?
ब्रोकर भाई ये सारे ऐप हैं, ये सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट हैं, तो ये ब्रोकिंग फर्म है, तो इनके पास जाएगा, इनमें से ग्रो लेगा, एंजल मन लेगा, अपस्टॉक किसी भी एक को पकड़ लेगा कि भैया आज से आप ही मेरे बिहाफ पे शेयर मार्केट में डीलिंग करोगे, तो इन्हें एक ब्रोकर सिलेक्ट करा। ठीक है, तो ये जितनी भी कंपनीज है ना, ये ब्रोकिंग फर्म है। ये एक ऐसी फर्म है जिनके पास हजारों की संख्या में ब्रोकर है अपने अपने। ठीक है, तो जिससे भी आप खुलवाना चाहो, आप किसी एक को पकड़ लो। फर्ज कीजिए कि आपने इसको पकड़ लिया, एंजल मन को पकड़ लिया, और आप इसके पास गए, बोले ये है मेरी डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और मेरा खाता खोल दो। ठीक है, तो एंजल वन ने आपको एक ब्रोकर अलॉट करा, और आगे भैया, हाँ, आपने एक ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आपने ब्रोकर सिलेक्ट करा, उसको पैन कार्ड वगैरह बेसिक डिटेल दे दी। अब वो ब्रोकर क्या करेगा, बोलेगा डीमैट अकाउंट खुलवाना है, बोले भाई साहब इसलिए तो आया हूं। तो वो ब्रोकर आपकी डिटेल्स को लेकर क्या करेगा, एक डीमैट अकाउंट खुलवाएगा विद डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी मतलब वही एनएचडीएल सीडीएसएल। ये जाएगा किसके पास, ये गया यहाँ पर, बोला भाई साहब ये पैन कार्ड होल्डर है, अभी 18 साल का हुआ है हमारा भाई, और इसको है ना डीमैट अकाउंट खोलना है, ये सारी इसकी डिटेल है, लेजिट डिटेल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलेगा ठीक है चलो 1-2 दिन दो। ये 1-2-3 दिन 4 दिन लगाते हैं, 4 दिन में आपका खाता खोल के इनको बताते हैं। फिर ये 1 दिन 2 दिन के अंदर आपको बताते हैं। ठीक है, कि लो भाई भलाई हो, आपका अकाउंट जो है खुल गया। कौन सा अकाउंट खुल गया, आपका खुल गया है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म होता है डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसमें आपको बिना मटीरियल यानी कि बिना कागज वाले शेयर आप रख सकते हो। ठीक है, अब आपका खाता खुल गया, अब आप हो गए खुले सांड भाई साहब, अब शेयर खरीदेंगे अपन, अपन इच बनेंगे क्या, बड़ा बड़ा हो, कहते हैं ना इंटरव्यू में जाएंगे करोड़ों रुपए छापेंगे, 500 से 5000, 5000 से 5 लाख, 5 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 5, ऐसे बनाएंगे अपन पैसे। ठीक है भाई साहब, क्या करोगे अब आप, अब आप आ गए बाजार में, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे, देखो शेयर मार्केट कभी ऐसे नहीं होता है कि आज आपने खरीदा कल बेचा। शेयर मार्केट होता है कंपनी के साथ ग्रो करना। आपको एक लग रहा है कंपनी अच्छी है, जैसे कुछ पूछते हैं सर अच्छे कंपनी बताओ जिसमें हम इन्वेस्ट कर सके, आपके इर्द गिर्द देख लो, कई सारी कंपनी दिखेंगी, ऐसी कंपनी जिन पर भरोसा करो। जैसे भैया मेरे पास वोल्टास का एसी लगा हुआ है, टाटा पे मैं भरोसा करता हूँ, तो क्या है टाटा की शेयर खरीद लो, चलेगा लंबा। तो शेयर मार्केट इज नॉट अ वन डे गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। तो मैं लेके पड़े रखो उस शेयर को। तो मुझे लगा कि फर्ज कीजिए कि मुझे टाटा मोटर के शेयर खरीदने, किसे खरीदने, टाटा मोटर्स के शेयर खरीद रहे हैं। मान लेते शेयर का दाम चल रहा है अभी 940 रुपए, कितना चल रहा है 940। मेरे को लग रहा है कि ठीक है मैं 100 शेयर खरीदने को तैयार हूं। कितने शेयर, 100 शेयर, तो मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे, मुझे चाहिए होंगे 94,000 रुपीज। ओ भाई साहब बहुत ज्यादा हो गए, तो इतने पैसे मुझे चाहिए। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है कि ये शेयर अभी थोड़ा सा गिरेगा, फिर खरीदेंगे। तो मैंने क्या करा, एक ऑर्डर प्लेस करा। मैंने कहा कि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं 92 रुपीस पे। कितने पे, 92। तो मैंने क्या करा, अपने डीमेट अकाउंट में लिखा 100 शेयर टाटा मोटर के 92 रुपीस के, और हमने क्या करा, ऑर्डर प्लेस करा। ठीक है, बटन आता है जिसमें आप कहते हैं ऑर्डर प्लेस, ऐसा करके पूरा चार्ट आता है, इसमें आप लिखा होता है प्राइस सिलेक्ट करो और ऑर्डर प्लेस करो। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी तो 94 है, मतलब 92 के 920, अभी सॉरी, हाँ अभी 940 है, 920 इंस्टेंट तो चला नहीं जाएगा भाई, धीरे धीरे गया गया, नहीं गया नहीं गया। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर प्लेस हो गया और रुक गया भाई। मैं चाहूं तो अपना शेयर का जो ऐप है उसको बंद करके घर जा सकता हूं, मैं घर चला गया या बंद करके रख दिया, तो अब मेरे बिहाफ पर जैसे ही ये 920 आएगा, जैसे ही ये 920 आएगा, तो मेरा जो ये ऐप है ना, ये वाला ऐप, ये वाला जिसको मैंने सिलेक्ट करा है, ये अपने आप उस ऑर्डर को मैच करेगा। जैसे ही प्राइस आया 920, तो इसमें मैं भले ही ऑन नहीं बैठा हूं, बंद रख रखा है, नेट भी ऑफ रख रखा है, अपने आप ये क्या करेगा, ऑर्डर को मैच करेगा। और जैसे ही मैच हो गया, तो ये उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब खरीद लेगा। मैंने कहा खरीद ले, ये खरीद ले, खरीद लेगा मतलब देखो शेयर्स में थोड़ा सा एक लफड़ा होता है, ये इंस्टेंट कुछ नहीं होता है। आपने अगर खरीद भी लिए, तो आज अभी खरीदे हैं तो 1 मिनट में नहीं आ जाएंगे आपके पास शेयर, शेयर को आने में 2-3 दिन लगते हैं। ठीक है, हाँ आपके लिए वो शेयर वहीं उस रेट पे ब्लॉक हो गए हैं, उसी रेट पे आ जाएंगे आपके पास, पर इंस्टेंट नहीं आते, 1-2-3 दिन का टाइम लगता है। तो उसने क्या करा, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब वो बोलेगा भैया ठीक है मैंने आपके लिए आगे लगा दिया, आ जाएंगे अब इसी रेट पे शेयर। अब चाहे शेयर का दाम कम हो ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने 920 पे वो शेयर खरीद लिए आपके लिए। ठीक है, तो मेरे ऐप में दिख जाएगा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। वाह, अब जैसे वो एग्जीक्यूट होगा, मेरे पास एक मैसेज आएगा या मेल आएगा ऑर्डर कंफर्मेशन का, कि आपका जो आपने ऑर्डर लगाया था 920 रुपए 100 शेयर के, वो कंफर्म हो चुका है, हमने ऑर्डर बुक करा दिया है। अब देखो क्या होता है, बुक करा दिया, पेमेंट आने में टाइम लगता है, ये शेयर आने में 2-3 दिन लगते हैं। ठीक है, तो अभी कंफर्मेशन मेल आया है मेरे पास कि हाँ भाई हो गया। अब देखना ये सारी चीजें ऐप के अंदर चलती हैं, और उसके बाद शाम होते होते मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है।
कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब क्या होता है? एक ईमेल आएगा मेरे पास, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसको कोई नहीं पलटा सकता है। मतलब यहां तक भी अगर कुछ फ्रॉड व्रॉड हो रहा है ना तो ठीक है, पर अगर लीगल डॉक्यूमेंट आ गया कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरे पास शाम को एप्लीकेशन जो है मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजेगी कि आपके बेसिस पे या आपके कहने पे हमने इतने शेयर इतने रुपए में खरीद के रख लिए, मतलब हमने आगे ऑर्डर लगा दिया है इतने रुपए के इतने शेयर। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको कोई नहीं पलट सकता है। अगर आपके 2-3 दिन में शेयर नहीं आए तो आप केस कर सकते हो अपनी ब्रोकिंग फर्म पे कि भाई तूने कहा था कि आने थे पर आए नहीं है। ठीक है, तो कंपनी ने बोला भाई ठीक है हो गए। तो अब आपका क्या है, देखो इस डेट को समझते हैं कि आपने सुबह 11-12 बजे शेयर लगाए, 1-2 बजे तक शेयर खरीद गए। ठीक है, खरीद गए मतलब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। शाम होते-होते आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट ईमेल पे आता है कि भाई आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है ये कि आपके बिहाफ पे हमने इतने रुपए में ये कंपनी के इतने शेयर जो हैं बुक करवा दिए हैं। ठीक है, चलो अब क्या होगा? बुक करवा दिए हैं तो पैसे कटेंगे, बुक हो गए तो पैसे कटेंगे। अब देखो जैसे आपने ऑर्डर दिया ना तो ये क्योंकि 2-3 दिन का टाइम होता है तो ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंट पैसा कट जाएगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपका पैसा कटता है। 24 घंटे के अंदर आपको पैसा देना है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने ऑर्डर लगा दिया है, पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो आफ्टर 24 आवर्स आपके खाते में से ऑटोमेटिकली, कौन से खाते में से? आपके डीमैट अकाउंट में से ऑटोमेटिकली पैसा कट हो जाएगा अगर पैसा है तो। नहीं है तो फिर आपके ऊपर चलेगा भैया पैसा दो, बिना पैसे के काम नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं पे इन डे, यानी कि इंस्टेंटली आपको पेमेंट करनी है और आपका काम हो जाएगा। तो अब देखना ये ऐसे समझो कि आपने पैसा जो दिया है ना वो किसको दिया है? आपने 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर ये पैसा इसको दिया है, इसको। आपके पास पैसा यहां नहीं कटा है, मतलब आपने पैसा इसको दे दिया। अब ये क्या करेगा? ये जाएगा भैया और बोलेगा ठीक है साहब सेटलमेंट कर देते हैं। सेटलमेंट करने का मतलब जिससे खरीदा है या जिसको बेचा है उससे शेयर लेगा और एंट्री चढ़ा देगा कि भैया देखो इस खाते में से पैसे कट गए हैं और शेयर इसके पास आ गए हैं। ठीक है, ऐसे समझो इसको कि आपने इस भाई को पैसे दिए। ठीक है, कहां से पैसे दोगे? अपने डीमैट अकाउंट में से दे दिए। ये किसके पास गया? अब जिससे ऑर्डर बुक कराया है उस व्यक्ति के पास जाएगा, भैया वो शेयर दे दो जो उसकी बात हुई थी। बोलेगा ठीक है साहब, तो वो शेयर इसको देगा, वो पैसा इसको देगा। ये काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब ये शेयर किसके पास पड़े हुए हैं? 2 दिन बीत चुके हैं, शेयर किसके पास पड़े हुए हैं? शेयर इसके पास पड़े हुए हैं। आपके खाते में शेयर नहीं आए। हो सकता है कुछ ऐप आपको दिखा देते हैं कि भाई आ रहे, बट अभी तक आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं। ठीक है, तो पे इन डे हो गया, सेटलमेंट हो गया, यानी कि उसने पैसा उसको दे दिया है। अब क्या होगा? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे जो होगा, ये पैसा अब यहां से पहुंच जाएगा इसके पास, यानी कि अब आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लग जाएंगे शेयर्स। मजे आ गए, आपके पास शेयर आ चुके हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? कहां गया भाई? हाँ, पे आउट डे, यानी कि उस कंपनी ने शेयर आपको दिए एंड फाइनली आपके खाते के अंदर शेयर आ गए हैं। समझ में आ गया? मैं एक बार रिपीट करूं, क्या है? इसमें 2 से 3 दिन का एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें हमें पता नहीं चलता क्या हो रहा है, पर बैकएंड पे बहुत सारे काम होते हैं। हमारा काम तो क्या है? अगर मैं पर्सनली बात करूं तो अपना काम यहां है और यहाँ है, खत्म। उसके बाद ये सारा काम अपने आप होता है। पर भाई ट्रेडिंग प्रोसीजर पढ़ रहे हो तो सब जानना पड़ेगा। ठीक है, एक बार समझते हैं कि क्या होता है। तो पहले मैंने ब्रोकर सेलेक्ट करा, एक ब्रोकर सेलेक्ट करा, उस ब्रोकर को बोला डीमैट अकाउंट खोल दे, खोल दिया। एक ऑर्डर डाला, ठीक है, वो ऑर्डर इस ब्रोकर ने देखा, फिर इसने एग्जीक्यूट करा, कंफर्मेशन दे दी, कंफर्मेशन के बाद एक लीगल डॉक्यूमेंट दे दिया। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट देने के बाद मुझे बोला कि भैया आपके पास पे इन डे है, आपको 2 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। तो मैंने क्या करा? डीमैट अकाउंट में से पेमेंट उठा के इसको दे दी। अगर डीमैट अकाउंट में पैसे नहीं है तो बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, डीमैट में डाले, उसने डीमैट से ले लिए। ठीक है, डीमैट से ट्रांजेक्शन कर सकता है आपस में। तो इसने पैसे ले लिए, उसके बाद ये पैसे लेके किसके पास गया? यहाँ गया कि भाई मैंने वो शेयर बुक कराए थे, दे दो चुपचाप। तो भाई लीगल काम है, तो उसने क्या करा? शेयर दे दिए, बदले में इसको सेटलमेंट हो गया। शेयर इसके पास है, अगले दिन ले जाके क्या करेगा कि आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर ले जाके जोड़ देगा कि भैया डीमैट अकाउंट में आ गए और फाइनली आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर, कैसे ट्रेडिंग चलती है। हमारे लेवल पे क्या होता है? बस ऑर्डर बुक करो, खत्म, 2 दिन में हो जाएगा काम अपने आप। बैक एंड पे कंपनीज ये सारे काम करती हैं जिसके बदले में कमीशन चार्ज कर देते हैं। समझ गए? चलिए, अब बात करते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि यहां पर बहुत निगरानी लेके बैठी हुई है। अब शेयर बाजार पूरा का पूरा पैसे का है, तो पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा 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 है, फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कोई अपनी इच्छा से शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए और ऐसी चीजों को रोकने के लिए भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया था ताकि ये देखरेख करे
और 1992 हर्षद मेहता वाली जब कहानी हुई उसके बाद इसको एक लीगल स्टेटस मिल गया, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। ये गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं है भाई, हम अपने लेवल पे काम कर रहे होंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है किसी और से। ये बॉडी कॉर्पोरेट है, अलग से ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है और परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि भैया चलती रहेगी, बंद नहीं होगी कि कोई भी मरे जिए कोई मतलब नहीं है, जिंदगी भर ये चलती ही रहेगी। फिर ये करती क्या है, देखो ये क्या करती है, ये है ना वॉचडॉग की तरह काम करती है, देखने का। वॉचडॉग मतलब होता है ना बैठ के देख रहा है व्यक्ति, तो ये वैसा ही काम करती है, शेयर मार्केट को दूर से बैठ के देखती है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। अगर कुछ गड़बड़ दिखती है तो उसके खिलाफ केस वगैरह सारे काम ये कर सकती है। इसका मेन पर्पस है ये देखना कि शेयर मार्केट में फ्रॉड ना हो, क्योंकि एट द एंड शेयर मार्केट अब नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में पहुंच चुका है जो बहुत मेहनत से पैसा कमा रहा है। तो उसके पैसे के साथ अगर फ्रॉड हुआ ना तो करोड़ों रुपए में 2-5 हजार तो दिखेंगे नहीं। रोज लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है, 2-5 हजार कहां दिख रहे हैं? तो ये 2-5 हजार उस व्यक्ति के लिए तो इंपॉर्टेंट है ना जो बेचारा मिडिल क्लास है। तो सेबी यहां बैठी हुई जो कहती है कि नहीं हम 2-5 हजार भी देख लेंगे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। ठीक है, तो ये इस चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं कि कोई फ्रॉड ना हो, और इसलिए ये ब्रोकर्स के लिए पूरा कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करके रखते हैं। मतलब कानून बना के रखते हैं ब्रोकरों के लिए कि भैया कुछ भी हो जाए इन कानूनों को फॉलो करना, ऐसा ही काम करना, ऐसे मत करना कि तुमने पैसे ले लिए 15 दिन तक शेयर ही नहीं दे रहे हो सामने वाले को। नहीं, इंस्टेंट काम होगा तभी काम चलेगा। ठीक है, अब ये जो अपन ने पॉइंट्स बोले ना ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ लेना व्हाट इज दी बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, कि माल प्रैक्टिस को चेक करना, इन्वेस्टर को बचाना, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना, वॉचडॉग की तरह एक्ट करना, ये उसके ऑब्जेक्टिव हैं। सेबी ने क्या करा है, बहुत सारे फंक्शन उसके हैं जिसको उसने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है कि सेबी ये वाले काम करेगी। कौन-कौन से काम है? सबसे पहला काम जो सेबी करती है, उन फंक्शंस को कहा जाता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब बचाने वाले फंक्शन। अब सर बचाएंगे किसको? यार देखो बचाते दोनों तरफ है, ये पब्लिक को भी बचाते हैं और कंपनीज को भी बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? जरा ध्यान से समझेंगे, मेजर जो रोल है इनका पब्लिक को बचाने के ऊपर होता है कि कैसे भी करके पब्लिक को सेफ रखा जाए। कैसे? ये देखते हैं कि कोई प्राइस रिगिंग ना करे। सर प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है? देखो प्राइस रिगिंग का सिंपल भाषा में मतलब होता है कोई आर्टिफिशियली प्राइस तो नहीं बढ़ा रहा। आर्टिफिशियली कैसे? इधर उधर की इंफॉर्मेशन दे रहा है और बोले प्राइस बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। जैसे क्या कहते हैं हर्षद मेहता, अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें क्या हो रहा था, बिना वजह ये कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करे जा रहे हैं और बढ़े जा रहा है, वो शेयर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। तो बोले यार ये तो प्राइस रिगिंग हो रही है, गड़बड़ हो रहा है। इससे नुकसान क्या होता है भाई, जो बंदा पैसे लगा रहा है या जो बंदा गलत इंफॉर्मेशन देके शेयर का प्राइस बढ़ा रहा है, वो जैसे ही पैसा निकालेगा इंफॉर्मेशन देना बंद करेगा ना, वो तो पैसे बना के निकल जाएगा पर पूरी पब्लिक बर्बाद हो जाएगी। ऐसा होता है कई बार। ठीक है, तो ये देखता है कि कोई प्राइस रिगिंग ना करे, कोई आर्टिफिशियली प्राइस को नहीं फ्लक्चुएट करे। अगर आर्टिफिशियली प्राइस फ्लक्चुएट होता हुआ दिख रहा है कि रुका, 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 ये क्या हो रहा है? ऐसा कौन सा चार्ट है कि भाई बिना कुछ वजह शेयर के प्राइस बढ़े जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर उसके ऊपर ही चेक करती है और उसको सुधारती है। इनसाइडर ट्रेडिंग को ये रोकती है। सर इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इनसाइडर अंदर, ट्रेड व्यापार, अंदर के लोग व्यापार करें, इस चीज को रोकते। क्या होता है कभी कभी, जैसे मान लो मैं एक कंपनी का मालिक हूं या एक कंपनी में मैं काम कर रहा हूं अच्छी पोस्ट पे, मुझे पता है कि इस कंपनी को कल 50,000 करोड़ का एक टेंडर मिलने वाला है और इससे कंपनी का प्रॉफिट 300-400% बढ़ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है और इसकी वजह से शेयर मार्केट में मेरे प्राइस बढ़ जाएंगे। मैं 2 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दूं, कुछ लोगों को बता दूं खरीद लो शेयर। देखो छोटे लेवल पे होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो चलो ठीक है मेरे पास है तो मैं करूंगा। पर अगर इंसान का लालच बहुत बड़ा है, धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है। पर अगर मैं ऐसे ना 100 करोड़ के शेयर खरीद लिए मैंने उसी कंपनी के, या 10 करोड़ के खरीद लिए, मतलब एक मैसिव चंक खरीद लिया, तो ये तो गलत है ना यार। मैंने पहले खरीद लिया क्योंकि मेरे पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी और 2 दिन बाद जब ये बाजार में आएगी तो महंगे हो जाएंगे तो मैं बेच दूंगा। तो ये कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी ने कहा रखा भैया इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पाया गया जो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको फिर पकड़ा जाएगा और उसको कूटा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कई बार हुआ भी है, सेबी ने कई बार रोक भी लगाई है। सर कैसे पकड़ में आता है सेबी को? खैर ऐसे पकड़ने का कोई मतलब चार्ट पैटर्न वगैरह को देख के वो आइडिया लगा लेते हैं। और बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन अगर हो रहा है, मतलब कोई एक ही व्यक्ति है जो ऐसा काम कर रहा है, जो बहुत बड़े शेयर खरीद रहा है। जैसे मान लो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब मैंने आज तक कभी शेयर मार्केट में नहीं आया हूँ। एकदम से आते ही मैंने ना 50 करोड़ के एक ही कंपनी के शेयर खरीद लिए और ये पता लगता है कि उस कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो मेरा चाचा है। तो ये गड़बड़ है ना। तो इन चीजों के ऊपर से भी ध्यान रखती है। ये ध्यान रखती है कि कोई फ्रॉड ना करे। आपने पैसा लगाया, ग्रो को ग्रो लेके भाग गया,
तो ऐसी किसी कंपनी में पैसा लगा के वो भाग नहीं जाए, इसलिए सेबी इसके ऊपर ध्यान रखती है। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, इसके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। इन्वेस्टर हमको एजुकेट किया जाता है। ठीक है, बीच बीच में इंफॉर्मेशन आती रहती है ना कि भाई आप पैसा लगाओ, देख के लगाओ, सही जगह लगाओ। ठीक है, मार्केट आर म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। हमें एजुकेट किया जा रहा है। ठीक है, फेयर प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाता है। ऐसे करो जैसे गाइडलाइन इशू की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है सेबी के द्वारा, ताकि इन्वेस्टरों को कभी नुकसान ना हो। देखो एट द एंड अगर पब्लिक का फेथ हो जाएगा तो बाजार में बहुत पैसा आएगा, और इसलिए सेबी ये ध्यान रखती है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो खुला अपने पूरे मन से बिना डरे शेयर बाजार में पैसा लगा पाए। अब कमाता है नहीं कमाता है वो उसका प्रॉफिट या उसकी इच्छा या उसका लक। ठीक है, तो एक तो हो गए प्रमोट करने वाले, प्रमोट क्या सॉरी प्रोटेक्ट करने वाले। अब दूसरे प्रकार के जो फंक्शन है वो है डेवलप करने वाले। भाई सेबी का ये भी काम है कि वो शेयर मार्केट को डेवलप करे। तो सेबी ने कैसे डेवलप किया है? इंटरमीडिएट्स की ट्रेनिंग करा। भाई ऐसे ही कोई भी ब्रोकर नहीं बन सकता कि आज मैं उठाऊं आज ब्रोकर, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, कोर्स है प्रॉपर 4-6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद आप ब्रोकर बनते हो। ठीक है, आपको प्रॉपर मिलता है, जैसे वो होता है ना सर्टिफिकेट, तो वो आपको प्रॉपर मिलता है जिसके थ्रू आप ब्रोकर बनते हो। तो इनकी ट्रेनिंग कराते हैं टाइम टू टाइम। सेबी ने फ्लेक्सिबल अप्रोच रख रखी है, कैसे इंटरनेट के थ्रू आप शेयर्स खरीद सकते हो जिससे लोगों को आसान लगे और लोग खरीदे। ठीक है, अंडरराइटिंग को ऑप्शनल बना रखा है कि भाई जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को हायर करो। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी अच्छी है, पब्लिक पैसा लगाएगी, तो जरूरी नहीं है आप हायर करो, ऐसे बाजार में डाल दो शेयर। ठीक है, तो सेबी प्रमोट कर रही है किसको? शेयर मार्केट को, ताकि लोग इच्छा रूपी आके पैसे लगाए। तो ये उसके डेवलपमेंटल फंक्शन है जिसके थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है शेयर बाजार का। एक होता है रेगुलेटरी फंक्शन, यानी चलाने वाले फंक्शन, जिसके थ्रू स्मूथ चले ये शेयर बाजार। स्मूथ कैसे चलाएगी? रूल्स बना रखे हैं, रेगुलेशन बना रखे हैं ब्रोकर के लिए, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो। आप राय दे सकते हो, किसी को पक्का नहीं बोल सकते कि भाई तू खरीद। जैसे आजकल अगर आप देखो ना, तो यूट्यूब पे कोई आपको नहीं बोलेगा इस कंपनी के शेयर खरीद लो, सब बोलेंगे आप चाहो तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है। पर मैं ये नहीं कहूंगा करो, ये करो वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सेबी ने ये लगा रखा है रोकथाम कि आप किसी को डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। ठीक है, प्रॉपर रूल्स के अंदर ही रहेगा, आपको काम करना है। कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे, कानून बना रखे हैं, ऐसा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और साथ साथ में सेबी जो है ऑडिट और इंक्वायरीज करती रहती है रेगुलर बेसिस पे, ताकि कोई भी कंपनी गलत तरीके से काम ना करे, कोई भी ब्रोकिंग फर्म अपने लोगों से या जिन्होंने उसमें अकाउंट खुलवा रखे उनसे अनयूजुअल पैसा चार्ज ना करे, मिनिमम कॉस्ट ही चार्ज करे, ताकि सब लोग शेयर मार्केट को अच्छी तरीके से देख रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 10 यहां पर समाप्त। ठीक है, जाने से पहले बात को एक दिली राय दे देता हूं, जिन लोगों ने अब तक हमारी हेल्प बुक नहीं ली है जाके ले लेना। सर कैसे, मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर आ जाएगा, क्या अब ले रहे हैं इनको? अच्छा बात है, अच्छी बात है। तो एक सीधी सी बात बोलूंगा, ऑल यू नीड इज 10 डेज। ये जो पुस्तक का साइज है ना, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, असर्शन रीजनिंग भी है, केस स्टडी भी है, लास्ट में ये तुम्हारे क्या कहते हैं क्रॉसवर्ड पजल भी है, हाउ टू राइट आंसर के टॉपिक्स भी हैं, और इसके साथ साथ केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है इसकी टेक्निक भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, और साथ साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी है। फिर भी ये पुस्तक इतनी बड़ी है, और साथ साथ माइंड मैप भी है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि इसको करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये डिजाइन ही कुछ इस तरीके से की गई है कि कम समय में तुम्हें बेटर आउटपुट मिले। और अभी जो हमने कुछ स्टूडेंट के साथ एक पायलट सर्वे करवाया, उसमें पता लगा कि मात्र 10 दिन चाहिए इस पुस्तक के साथ आपको जीरो से हीरो बनने के लिए। ठीक है, तो 10 डेज इज ऑल यू नीड। इफ यू हैव दैट 10 डेज, लग जाओ, जाके ले लो। Amazon से ले सकते हो, हमारी वेबसाइट, दोनों में से कहीं से भी ले सकते हो। हमारी वेबसाइट थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, Amazon से कैश ऑन डिलीवरी मिल जाती है। सो इट्स टोटली अप टू यू। हजारों बच्चे ले चुके हैं, अब आपकी बारी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।